So namaskar दोस्तों, this is another lecture number 4th of this polity series. This is the value addition of PD 365 and I think we have completed till this point OCI. ठीक है, OCI हम बात कर रहे थे कि न्यूज में OCI है. OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हमने देखो पहले उस टॉपिक से बढ़ने से पहले मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, नोटिस किया था कि इनर लाइन परमिट. ठीक है, इनर लाइन परमिट क्या होता है मैं आपको देखो बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं पीटी 365 में, है ना. वैल्यू एडिड 365 है. तो इनर लाइन परमिट और आरएपी क्या होता है जरा हम सुन लेते हैं. आईएलपी और आरएपी देखो, इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में बहुत सारे, जैसे कि सपोज दिस इज इंडिया, है ना, दिस इज इंडिया, रफली मैप बनाया मैंने इंडिया का. अब सपोज ये एक एरिया है, एक एरिया है यहाँ पे, ठीक है. मान लो अरुणाचल प्रदेश के आसपास का एरिया है, हो सकता है कि यहाँ पे एरिया है, ठीक है, हो सकता है कि अंडमान निकोबार में कुछ एरिया है ना. अब यहाँ पे कोई आदमी फॉरेनर आता है और बोलता है कि मुझे ना आपके यहाँ पे इंडिया में टूरिज्म के लिए घूमने आना है और मैं यहाँ पे घूमना चाहता हूँ. ये यहाँ पे कोई अरुणाचल प्रदेश में सेंसिटिव जगह पे, और वो चाइनीज कह रहा है कि मुझे यहाँ पे घूमने का मन कर रहा है, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि भाई आप घूमने नहीं जा सकते हो. ठीक है, इवन कभी कभी ये होता है कि सपोज ये इंडियन है, एक आदमी है और ये देशद्रोही है, ठीक है, ये टेररिस्ट है, इसको इंडिया पसंद ही नहीं है लेकिन देश में रह रहा है और ये सोच रहा है कि मैं इस जगह पे जाके, इंडिया में हूं मैं तो जा सकता हूं, बिकॉज आर्टिकल में, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 में बहुत सारे आर्टिकल्स हमें दे सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देते हैं विद इन इंडिया. ठीक है, सो ही वांट्स टू विजिट इन दैट प्लेस. तो जरूरी नहीं है कि सरकार आपको परमिट करेगी, हो सकता है कि आप देश के अगेंस्ट हो, तो बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं. तो दो जगह हैं जहां पे, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं. ऐसी जगहों पे उनको दो परमिट दिए जाते हैं, एक इनर लाइन परमिट और एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट. तो दोनों को हम जल्दी से सुन ले सकते हैं, यूपीएससी का भी इन पे क्वेश्चन पूछ सकती है. ठीक है. सो इनर लाइन परमिट देखो क्या होता है, एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाई स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न टू अलाउ इनवर्ड ट्रेवल ऑफ एन इंडियन सिटीजन. देखो याद रखना, ये कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, जगह है जहां पे लिमिटेड टाइम के लिए आपको देने के लिए भेज सकता है. ठीक है, कि आपको घूमने जाना है तो जा सकते हो आप. कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट. और किसको? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिटीजन को, कि इंडियन सिटीजन कोई है उसको जाना है वहां पे, तो इनर लाइन परमिट मिलता है कि भाई वहां पे आप जा सकते हो. ठीक है, और ये आईएलपी एक तरीके से सिमिलर होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट. ये नॉन सिटीजन को दिया जाता है कि मान लो कुछ सेम एरियाज में, वहां पे अगर इंडिया को जाना है तो उसको आई से इंडियन याद रखो, इंडियन को जाना है तो आईएलपी मिलेगा, इनर लाइन परमिट. बाहर के आदमी को जाना है तो उसको आरएपी बोला जाएगा या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट बोला जाएगा. ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट. ठीक है, पी ए पी. क्लियर हो गया? आओ अब इसी से और देख लेते हैं कि भाई प्रोटेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ क्या होता है. कुल मिला के जो एक फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरियाज जो ऑर्डर है उसके तहत ये सारी चीजें दी जाती हैं, कि जैसे इनर लाइन परमिट और फॉरेन ये जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, अंडमान निकोबार है, ये सब सेंसिटिव जगह हैं. तो ऐसी जगह पे जाने के लिए ना बस वही होता है कि हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट देते हैं. ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट का मतलब होगा यही प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ये फॉरनर को दिया जाता है. और इनर लाइन परमिट मतलब अंदर से जो कोई जा रहा है, अंदर से जा रहा है, इनर साइड से जा रहा है, मतलब इंडियंस, तो उसके लिए आईएलपी होता है. करेक्ट, समझ में आ गया? चलो. वी आर कवरिंग दीज थिंग्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. तो ये न्यूज में क्यों है कि देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कुछ बोला है कि ओसीआई के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज आए हैं अभी. ठीक है, बहुत सारे इश्यूज आए हैं कि भाई, जस्ट अ मिनट, मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ेगा. सो हाँ, ओसीआई के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आई हैं कि उनको रिक्लासिफाई करना चाहिए, फॉरेनर्स या इंडियंस मानना चाहना, तो बहुत कुछ आया. तो बस हम, वो न्यूज में था इसीलिए ओसीआई कार्ड होल्डर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ओसीआई स्कीम क्या बोलता है? ये ओसीआई स्कीम इंट्रोड्यूस कब हुई थी, सबसे पहले ये याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है. सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत 2005 में लाई गई थी. ठीक है, तो ये ओसीआई क्योंकि सिटीजन से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है सिटीजनशिप एक्ट के तहत आई होगी. ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है कि फॉरेन के जो मिलिट्री पर्सनल हैं, जो सर्विसेज में हमारे इंडियंस है ना, उनको ओसीआई देने के लिए कोई ऐसा एंटाइटलमेंट नहीं है कि अगर आप फॉरेन में हो तो आपको एक ओसीआई कार्ड बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, और रिसेंटली 2015 में क्या हुआ था कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ और ओसीआई, ठीक है, मैं आपको रिकमेंडेशन दूं, इन पे कोई पीएचडी आप ना करने लगना. ठीक है,
रजनीकांत में दिया हुआ अननेसेसरी पीएचडी नहीं करना, बस एनआरआई के बारे में थोड़ा सा बस जान लिया करो, बस बहुत है। ठीक है, तो ये पीआईओ ओसीआई बहुत ज्यादा क्या है, डिटेलिंग नहीं जानी है, बस ये याद रखो 2015 में पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को मर्ज कर दिया गया, तो एक ही स्कीम, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो सरकार ने भी खुद किया है कि उनको मर्ज ही कर दिया, तो इसीलिए अननेसेसरी की पीएचडी नहीं करनी। जहां पे इंपॉर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ओसीआई जो स्कीम थी वो 2005 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आई थी। आरएपी आईएलपी हमने आपको बता ही दिया है। आओ आगे देखते हैं कि कोई भी आदमी बाहर का पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा, ठीक है, एलिजिबल होता है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए। ये चीजें हैं, आपको नजर करना है तो एक बार नजर मार लेना, डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबिलिटी इसमें आती रहती है। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं वो देख लो बस। क्या होते हैं कि चलो आप ओसीआई हो, ठीक है, बन कैसे सकते हो, चलो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि हो सकता है कि आप पहले से सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कि 26 जनवरी 1950, ठीक है, उस टाइम पे हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ, और एट टाइम ऑफ आफ्टर 26 जनवरी 1950, मतलब कि जिस टाइम पे हमारा ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस टाइम पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जिस टाइम पे हमारा जिस टाइम से इन्फोर्स हुआ था। क्लियर है, चलो, तो ये सारी चीजें हैं कि मान लो किसी के हु इज अ चाइल्ड और अ ग्रैंड चाइल्ड और अ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन, जो उस टाइम पे 15 अगस्त 1957 पे, या बहुत सारे टाइम पे, इन टाइम पे सिटीजन ऑफ इंडिया थे, उनके ग्रैंडसन ग्रैंडफादर वगैरह, तो उनको हमें बोला जा सकता है कि हम उनको बोलते हैं कि भाई आप ओसीआई कार्ड हमारा बनवा सकते हो। अगर बन गया तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ये ओवरसीज कुछ लोग हैं जिनसे हमारा इंडिया का दूर का नाता है। बेनिफिट्स बस उनको हम क्या दे सकते हैं कि उनको मल्टीपल एंट्री वीजा दे सकते हैं, कि भाई मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा, कि आप इंडिया में विजिट कर सकते हो, अपने रूट्स देखने आ सकते हो, है ना, कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहा करते थे। इक्वलिटी हो सकती है एनआरआई के, देखो एनआरआई का मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो पहले ही हमने बोल दिया इंडियन है, तो वो तो इंडिया का सिटीजन है, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है, हो सकता है 6 महीने के लिए बाहर रह रहा हो, इंडिया में रेजिडेंट नहीं है। अब रेजिडेंट कैसे माना जाता है वो उसको आप एक बार पॉलिटी में देखना, कि नॉन रेजिडेंट है कि 6 महीना एटलीस्ट बाहर रह रहा है, ऐसे बहुत कुछ शर्तें हैं, है ना। तो एनआरआई की बराबरी में हम ओसीआई को रख सकते हैं बहुत चीजों में, लेकिन कहां कहां पे एक्सेप्शन है, कि जैसे कि ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते हैं ओसीआई लोग, ठीक है, और बहुत सारे जैसे इंटर कंट्री एडॉप्शन होता है चाइल्ड का, है ना, तो इंडियन चिल्ड्रन, तो उसमें भी एनआरआई से अंतर है। एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत कुछ जो मैं बता रहा हूँ फालतू की चीजें हैं। ठीक है, इन्हीं चक्करों में बहुत ज्यादा दिमाग ना करा, कहने को मैं इस पे अभी पीएचडी करके बता दूं, ठीक है, मुझे क्या जा रहा है, मेरा तो टाइम लग रहा है और आप लोग देखोगे लेकिन एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट थिंग्स कहाँ कहाँ पे आती है ना। ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आती है, एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स, उनसे रिलेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, तो करंट में ऐसी चीजें बहुत कम पूछी जाएंगी। ठीक है, तो जहां इंपॉर्टेंट है मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, बेनिफिट्स और क्या हो सकते हैं कि भाई उनको सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है अगर 5 साल कंप्लीट हो गए और वो जेल वेल आपको नहीं हुई है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या है कि आपको 5 साल इंडिया में रेजाइड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ठीक है, रेजाइड इन इंडिया फॉर 1 ईयर आउट ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब 5 साल में 1 साल के लिए आपको इंडिया में रुकना पड़ेगा। ठीक, रिस्ट्रिक्शंस ओसीआई होल्डर्स पे क्या है कि भाई उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं है कि आप वोट डालने नहीं आ सकते, क्योंकि आप सिटीजन नहीं हो, है ना। नॉट एलिजिबल टू होल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ये सब आपको पोस्ट नहीं लिख सकती है। ठीक है, और आप पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पोस्ट होती है, जैसे कि बहुत सारी पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रू, वो भी नहीं ले सकते हो। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आएगा तो ही आपको मिल सकती है। ठीक है, चलो, और कुछ खास नहीं है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन मतलब वो पता है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ओबीसी एससी एसटी को मिलता है, तो हुआ क्या है कि यूएस में बहुत सारा डिमांड बढ़ रही है। यूएस में क्या हो रहा है कि यूएस में बहुत सारे कंसर्न्स ऐसा आ रहा है कि ग्रोइंग नंबर ऑफ यूएस स्टेट क्या करें कि हैव बीन इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शंस और बैन ऑन डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस। अब वहां के यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है कि सब तरीके के लोग आएंगे, सारे स्टेट से आएंगे, सब कुछ करोगे, तो वहां के जो लोकल के लोग हैं, जो स्टेट्स हैं, वो थोड़ा सा कंसर्न दिखाने लगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ यहाँ का लोकल का रिजर्वेशन दो, बहुत कुछ दो, है ना। तो वहीं पे ये वर्ड निकल के आया अफर्मेटिव एक्शंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हैं to increase representation of certain historically oppressed groups in the society in areas of education employment। कुल मिला के एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो रिजर्वेशन, लोकल का रिजर्वेशन, पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिजर्वेशन, ये सब बातें चल रही है। ठीक है, तो बस वही है कि अफर्मेशन अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया और यूएस में क्या बात है। यूएस में इसी चीज को अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, इंडिया में रिजर्वेशन बोलते हैं, बात खत्म। तो बस ठीक है, ओरिजिन इंडिया में और यूएस में कैसे कैसे, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिन कैसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली दे रखा है कि अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रखी है कि भाई एससी एसटी को बढ़ावे के लिए, ओबीसी को बढ़ावे के लिए करो। ठीक है,
और सिमिलरली ऐसे ही यूएस में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बस उनमें बोला गया है कि हाँ थोड़ी बहुत चीजें होनी चाहिए। अब पर्पस क्या है कि भाई रेमेडी है कि हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन जैसे एससी एसटी अनटचेबल के साथ हुआ है, इसीलिए हम रिजर्वेशन इंडिया में दे रहे हैं। काइंड ऑफ सेम चीज वहां पे यहाँ पे जो SEBC सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, EWS, इस सब में हम लोग टारगेट ग्रुप करते हैं। वहां पे भी है जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पेनियंस, ये सब होता है। इंडिया में सिस्टम क्या है, कोटा सिस्टम की भाई रिजर्वेशन कोटा चलता है, वहां पे भी ऐसा ही कुछ चलता है। ठीक है, वहां के भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चीजें होंगी, हमारे यहाँ भी। हमारे यहाँ देखो आर्टिकल 15, 16, ये सब 16 जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करता है ना। तो आर्टिकल 15(4) क्या बोलता है, SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, जो सरकारी पोस्ट होती है, अपॉइंटमेंट पब्लिक पोस्ट होती है, उनको भी वहां पे मौका दिया जाना चाहिए। रिजर्वेशन की अल्टीमेटली बात करता है। यहाँ पे भी राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स एक्ट वगैरह यूएस में भी होते हैं। अपर सीलिंग लिमिट जैसे इंदिरा साहनी केस में इंडिया में बोला गया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो नॉर्मल था, केवल एक वर्ड था अफर्मेटिव एक्शन, उसके लिए ये न्यूज में था। यूएस में चल रहा है, तो इंडिया में कैसे सिस्टम है। ठीक है, अगला टॉपिक है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। देखो सब क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, अभी हमने बात चल रही थी, है ना। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अदर्स एंड देविंदर सिंह केस। इसमें क्या बोला गया है कि देखो ये जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है, ये परमिसिबल है। ठीक है, तो कहीं भी यूपीएससी कैसे पूछेगा कि विद रिस्पेक्ट टू, बहुत कुछ ऐसे बोल देगा और एक स्टेटमेंट दे देगा कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इज नॉट परमिसिबल इन इंडिया बिकॉज इट विल बी अ डेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। है कुछ भी बोल देगा, ठीक है, कि इट विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिए है ना रिसेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब सब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है जरा समझो। सब क्लासिफिकेशन हम यही करते हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, ओबीसीज हैं। अब ओबीसीज में देखो हमने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बोल दिया, तो ये क्या एक तरीके से सब क्लासिफिकेशन हो गया ना, कि उसमें भी ओबीसीज में भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जिनको अकेले वही रिजर्वेशन ले जाते हैं। तो उनको भी हमें क्लासिफाई करना चाहिए कि कम से कम जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको तो कम से कम रिजर्वेशन मिले। ठीक है, तो SC ST में भी ऐसा हो रखा है कि किसी के सब लोग IAS हैं, फादर, उनके भी लड़का IAS था, उनका भी लड़का IAS है, ठीक है, और फिर उनका जो लड़का हुआ वो भी IAS बनना चाहता, तो इनको भी SC मिला, इनको भी SC, इनको भी SC, अब इसको भी मिल रहा है। और एक गरीब है जिसके बाप SC हैं, उनके भी फादर को कुछ नहीं मिला, फादर को नहीं मिला, तो उनको रिजर्वेशन मिल ही नहीं पा रहा है। तो सब क्लासिफाई करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा आप कर सकते हो, इट इज नॉट ब्रीचिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, करेक्ट। ठीक है, आगे आओ। तो जजमेंट में उन्होंने क्या क्या बोला है कि देखो, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शेड्यूल कास्ट जो होती है, जो नोटिफाई की जाती है आर्टिकल 341, ठीक है, वो एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो वेरिएबिलिटी ऑफ डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस हो सकती है, कोई ज्यादा गरीब हो, कोई ज्यादा पिछड़ा हो, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला सब क्लासिफाई करो और उससे कोई भी आर्टिकल ये 341 ब्रीच नहीं हो रहा है, बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ऐसा कब होता है, ठीक है, सुनो। देखो पहली बार तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है क्या है कि आर्टिकल 341 के तहत सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रेसिडेंट इनको जो भी कास्ट हैं उनको इंक्लूड कर सकता है SC ST में, ये बोला जाता है। ठीक है, और सुप्रीम वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि अगर उस लिस्ट में SC ST की लिस्ट में जो प्रेसिडेंट ने बनाई है, जैसे कि ये लिखा है 341 बोलता है प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कास्ट, हर स्टेट और यूटी में कौन सी कास्ट होगी SC ST, ये प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। क्लियर है, क्लियर है। अब उस लिस्ट से किसी को हटाना है कि SC ST को आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो वो कौन करता है, तो पार्लियामेंट करता है। इसी के 341(2) में बोला गया है, ये बाई लॉ की जाती है, देखो 341(2) में। ठीक है, तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा 341A, Parliament is authorized to specify the caste which can be considered as SC और ST in any specific UTs और state। गलत हो जाएगा, पार्लियामेंट नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है। और उल्टा बोल देगा प्रेसिडेंट मे बाय लॉ और मे बाय ऑर्डर कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, ठीक है, इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ SCs अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। गलत हो जाएगा, उसमें पार्लियामेंट होगा। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अननेसरी की रट्टाबाजी नहीं करना कि ये केस का नाम क्या था। लॉजिक सोचो कि एग्जामिनर आपको ट्वीक कैसे कर सकता है। ठीक है, तो आप खुद एग्जामिनर बन जाओ, उसका माइंड पढ़ने लगोगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, स्कोप क्या है अगर हम सब क्लासिफिकेशन SC ST का कर देंगे, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इक्वलिटी की, भाई सबको बराबरी से काम कर रहा है। स्टेट कैन सब क्लासिफाई बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन सर्टेन कास्टेस, वो स्टेट सोचेगा, स्टेट में सरकार
सरकार सोचेगी कि भाई कुछ एक पर्टिकुलर एससी कास्ट है, उनका कोई भी नौकरी उनको मिल ही नहीं रही है। जैसे आप देखोगे बहुत एसटीज में बहुत ज्यादा, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ एसटीज में जनरली देखो तो मीनास जो है ना राजस्थान के, वो जनरली सारी सीट्स ले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनमें एडवांसमेंट आ गया हो, है ना, कैसे भी वो रीजन को, क्योंकि उनको परमिट सरकार दे रही है तो लेंगे ना, बुराई क्या है ना। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो मैं कह रहा था कि अगर कोई भी स्टेट में उसको लग रहा है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एससी एसटी को रिजर्वेशन तो दे रहा है लेकिन उनका कोई इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पा रहा है, एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है, तो उनको फिर ऐसा हम उनको सब क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन कोटा हम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन ये बोला गया है, कोर्ट ने ये बोला गया कि भाई ऐसा करने के लिए आपके पास डेटा कलेक्ट करना चाहिए आपको, कि दिखाओ कि हाँ इनएडिक्वेसी है सर्विसेज ऑफ स्टेट में, सरकारी जॉब में उन पर्टिकुलर कास्ट की, ठीक है। और स्टेट ऐसे अपने मन से अपने विम्स एंड फाइनेंस पे नहीं कर सकता है कि भाई हमारा मन कर रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हमारे डिसीजन है कि भाई किसी पर्टिकुलर कास्ट को हमने बोल दिया इनको हम इन्हीं को रखेंगे, यही केवल एससी माने, नहीं। तो अगर ऐसा आप करोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जुडिशियल रिव्यू कर देंगे। जुडिशियल रिव्यू आपको पता है कि जुडिशरी द्वारा किसी भी चीज का रिव्यू की वो कोर्ट द्वारा रिव्यू, ठीक है। और कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि द स्टेट कैन नॉट ईयर मार्क 100% रिजर्वेशन फॉर अ सब क्लास। ऐसा नहीं बोला कि पर्टिकुलर क्लास है कि मान लो एस सी है, ये कास्ट है, इसका नाम सी है, और इसको बोल दिया कि भाई आपका ही केवल 100% रिजर्वेशन होगा, हमने आपको सब क्लासिफाई कर दिया क्योंकि आपकी कोई भर्ती में आपका नाम ही नहीं दिखता, आप कहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, आप 100% किसी को नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन क्या है, वही है कि इंदिरा साहनी केस में देखो कुछ ना कुछ ये रिजर्वेशन पे बातें क्या हुई थी। पहला केस था 1992 में, इंदिरा साहनी केस ने बोला था कि आप ना एससी ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यू मस्ट एक्सक्लूड क्रीमी लेयर विद इन ओबीसी, ठीक है। तो आपको ये हटाना चाहिए क्योंकि क्रीमी लेयर उनके पास सब कुछ पैसा है तो कहां से बैकवर्ड है, ठीक है। तो एक ये आया था। दूसरा एक चेन्नैया केस हुआ था, ईवी चेन्नैया केस, उसमें बोला गया था कि अगर आप सब क्लासिफिकेशन करोगे एससीज का तो वो टिंकरिंग हो जाएगी प्रेसिडेंशियल लिस्ट में, प्रेसिडेंट जो अंडर आर्टिकल 341 है, ठीक है। उसमें ये वो प्रेसिडेंशियल लिस्ट का मतलब प्रेसिडेंट साहब बताते हैं कि किस स्टेट में कौन एससी एसटी कंसीडर किए जाएंगे, है ना। तो अगर उसको छेड़ोगे तो भैया ये गलत हो जाएगा, उन्होंने बोला है। लेकिन ठीक है, तो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल दिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, फिर एक और जनरल सी केस आएगा, तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर कंसेप्ट टू आर्टिकल 341, मतलब कि आप एससी एसटीज में भी अगर 341 में भी आप क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाओ तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप टिंकरिंग कर रहे हो प्रेसिडेंट लिस्ट में। ये 2018 में बताया गया, लगभग इसके अपोजिट बोला गया, ठीक है। तो मतलब कि अभी जजमेंट यही बोला कि हाँ आप कर सकते हो सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, चलिए मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। रिसेंटली देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने अनाउंस किया था कि भाई यूसीसी लागू हो जाएगा, ठीक है, इंप्लीमेंट करेंगे जनवरी 25 से। और ये अभी रिसेंट अभी अपडेट आया, ये हो भी गया है, ठीक है। बैकग्राउंड यूसीसी का क्या है जरा हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड यही है यूसीसी का कि चीजें क्या है, नाम से पहले सुनो, मैं बोलता हूँ हर चीज को ना अब आप वर्ड से निकाला करो। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा। सिविल मीन्स मतलब कि जो सिविल मैटर्स होते हैं, फैमिली, रिलीजन, ये सब है ना। और कोड मीन्स भाई नियम। तो वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सारे धर्म में, वो सिविल की जो चीजें हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार नहीं बोल रही कि धर्म ही चेंज कर दो, आप सब धर्म के रहो, लेकिन जो सब धर्म में चीजें हैं जैसे कि फैमिली है ना, और क्या कहते हैं, फैमिली है, जैसे मैरिज है, तो ये तो हर धर्म में होती है, तो इसमें तो एटलीस्ट यूनिफॉर्मिटी लाओ सारे धर्म। अब धर्म के हिसाब से बोल रहा है कि कुछ भी होगा, है ना, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। उन्होंने, सरकार ने बोला यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, तो उत्तराखंड में ये अनाउंस कर दिया गया कि हम इसको करेंगे लागू, ठीक है। अब सुनते हैं इसकी बात को। तो बैकग्राउंड यूसीसी का क्या है कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में दो रिपोर्ट्स आई थी, एक लेक्स लोकी रिपोर्ट, ठीक है, और एक बीएन राव रिपोर्ट। प्री इंडिपेंडेंस में देखो क्या होता है कि एक लेक्स लोकी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफाइंग इंडियन लॉ होने चाहिए, कि जैसे कि बहुत सारे होते और है ना, ये होनी चाहिए। और मुस्लिम्स एंड हिंदूज पर्सनल लॉ शुड नॉट कोडिफाइड, ठीक है। तो मतलब ये था कि जो इंडियन लॉज हैं, ठीक है, लॉज हैं जैसे ऑफेंसेस, एविडेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट, उनमें आप यूनिफॉर्मिटी लाओ, लेकिन जो पर्सनल लॉज है उनको पर्सनल लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे वीएन राव एक कमेटी आई थी, तो उन्होंने बोला कि देख कि कोडिफाइड हिंदू लॉ विच वुड गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन। तो कल को एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में बस यही आएगा बीएन राव कमिटी विद रिस्पेक्ट टू यूसीसी विद रिस्पेक्ट टू वीमेन इज एक्चुअली रिलेटेड टू। ऑप्शन यही है कि बोल देगा ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, दूसरा बोल देगा कि इक्वल राइट्स फॉर वीमेन है, तीसरा बोलेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन है, चौथा बोल देगा कि मैटरनिटी लीव के लिए है। तो वीएन राव इस कमिटी इज रिलेटेड टू इक्वल राइट्स टू वीमेन, है ना। तो ये प्री इंडिपेंडेंस में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है
कि बहुत सारे आए हैं, देखो यूसीसी को लेके स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 में, उसमें प्रोविजन फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल इन फॉरेन कंट्रीज, तो ये शादी आदि से रिलेटेड है। फोर मेजर इनेक्टमेंट्स और हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में देखो हिंदू सक्सेशन बहुत कुछ हुआ है। तो देखो धर्म धर्म के बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब यूसीसी की बात क्यों आ रही है, वो बोल रहे हैं कि सारे धर्म में एक जैसी चीज करो, ठीक है। तो अबाउट यूसीसी क्या है कि ये बोल रहा है कि भाई यूनिटरी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज करो, कि शादी के रिश्ते, ये लॉज, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इन सबका सेम करो, सब में एकदम से सेम सेम लगभग मिलता जुलता, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब ये कहां पे होता है यूसीसी, ये डीपीएसपी में दिया गया आर्टिकल 44 में पार्ट 4, ये याद रखना, ठीक है। पार्ट 4 डीपीएसपी का मतलब क्या है, पार्ट 4, और फंडामेंटल राइट किस में, पार्ट 3 में, तो आर्टिकल 44। अब कल को आप भूल भी जाओ तो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 है, देखो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, 4 और 4, तो इससे याद रखो यूनिफॉर्मिटी में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब F44 यूनिफॉर्मिटी होगी उस नंबर में, तो आर्टिकल 44 ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है देखो, कि करेंटली इंडियन पर्सनल लॉ इज कॉम्प्लेक्स, ईच रिलीजन अपना अपना स्पेसिफिक लॉ लेके आता है। फॉर इंस्टेंस हिंदू में हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब अलग अलग चलते रहते हैं, ठीक है। गोवा एक ऐसा स्टेट है, अ फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड इज इन प्रैक्टिस, क्योंकि वो किसने शुरुआत करी थी, पोर्तुगीज ने फर्स्ट टाइम। तो ये याद रखना, गोवा के बारे में याद रखना कि वहां पे ऐसा कुछ शुरुआत हुई थी। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके बारे में, चलो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, पूरा और डिटेलिंग में आपको चीजें बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इसको जल्दी से हम खत्म कर लेंगे। हम 58 पेज पे आ गए, लगभग 60 पेजेस पे आ गए, और हमें 100 पेजेस कवर करने हैं, बहुत जल्दी हो जाएगी, चिंता ना करो, 3-4 लेक्चर में ये बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे। आप एक काम कर दीजिए, हम कुछ बहुत अलग अलग अच्छी अच्छी चीजें जो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि ट्रिक्स क्या होती हैं, पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करें, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स जो सब जगह आपने देखी होंगी, लेकिन कुछ यूनिक चीजें जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ जाए, वो हम चीजें कुछ ना कुछ सीरीज आने वाली हैं, इसलिए लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को कमेंट्स करें, और इस सब्सक्राइब की जो बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको बेल आइकन से नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी क्या नई चीज आ रही है, क्योंकि अब हम यूट्यूब पे एक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।